Uh, yeah, hi Ruchika. I had a very different question from this. So आपने जब शुरू में बात की ना कि there is this always this fascination कि पर्दे के पीछे क्या है, and I was thinking of the very famous कि चोली के पीछे क्या है, and then she says चोली में दिल है मेरा instead. So like the conversation then is about her love and her heart, and then poet Sabika Abbas Naqvi, she says कि मेरी चोली तुम पूछते रहते हो मेरी चोली के पीछे क्या है, और मेरी चोली के पीछे जो है मेरे मस्तानों का उभार है. So she is then describing her body as it is, but as something that is also rebellious, as something that is not for a man to desire. So if you could comment on that. That's such a interesting. I think we also have to look at the fact that do women get to describe their bodies? I would really want to read. तो अगर मैंने जब भी अनुवाद में भी औरतों को पढ़ा है या उनके खुद की लेखनी में भी जब औरतों को पढ़ा है, मुझे लगता है कि औरतों के लिए उनकी देह शायद एक बहुत ही आम चीज़ है. जिस तरह से फॉरेन ऑथर्स हिंदुस्तान की हर चीज़ को देख कर के उत्सुक रहता है, अरे वाह कितनी कि घाट पे कोई नहा रहा है, मतलब उनकी बहुत नई चीज़ है. मे बी दैट्स हाउ यू वॉन्ट टू सी women's bodies. For women bodies are usual, they are useful, they might be beautiful, but जहां औरत अपने आप को खूबसूरत बोलती है उसको हम वेन बोल देते हैं. एक बहुत ही खूबसूरत किसी ने एक मीम बनाया था फेसबुक पे, जहाँ एक न्यूड है, एक यूरोपियन म्यूजियम में रखा हुआ, और वो उसके हाथ में जब मिरर होता है, हाँ, तो एक ऑफकोर्स एक आदमी उसको बना रहा होता है स्कल्पचर को, तो हम कहते हैं क्या आर्ट पीस है. और वहीं जहाँ एक औरत सेल्फी लेती है, तो उसको हम बोलते हैं कितनी वेन है, कितनी सेल्फी लेती है, अपने से ऑब्सेस्ड है. तो वो आई थिंक जब व्हेन अ वुमन डिस्क्राइब्स हरसेल्फ, चाहे वो रेबेलियन की तरह डिस्क्राइब कर रही हो, चाहे कलात्मक तरीके से, या उसको डिनाई करते हुए कि मुझे नहीं बात करनी, हाँ मतलब ठीक है सब वर्ड कर दिया जाए उसको, या उसको इग्नोर कर दिया जाए. आई थिंक पावर हमेशा उस आपकी डिस्क्रिप्शन में होती है कि आपको उसका अधिकार ही नहीं दिया गया. अगर अधिकार दिया गया है तो उसके अगर 10 भी जवाब होंगे तो मेरे लिए 10 जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो आपकी वॉइस है, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसमें. सो या सुनील जी. मैं इसको क्लैरिफिकेशन के लिए ही कह लीजिए, थोड़ी मेरी अपनी, और बाकी है कि अगर वो रेजोनेट कर जाए. मुझे पहले सेशन में भी जो ये सखी संप्रदाय की बात हो रही थी, और फिर इसका राम सीता की परंपरा में भी जो इसने उसको भी ट्रांसफॉर्म किया, मुझे ये ख्याल आता है कि मिड 19th सेंचुरी में अंग्रेजों का भी कब्जा नहीं हुआ है पंजाब पे, तो सिख स्कॉलर्स के एक सेक्शन के अंदर इस बात को लेके गंभीर चर्चा है कि रामायण की असली जो नायक है वो राम नहीं है, सीता है. और सीता क्यों है? कि उसके अंदर प्रेम है, वो इश्क में है, शी इज द वन. मुझे ये बार बार ये लगा कि ये बिल्कुल एक शायद एक नई किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, और ये निकल रही है हीर वारिस शाह के, जो उसका एक बड़ा असर है फ्रॉम हाई सर्कल्स टू जो लोगों तक वो चला गया है आगे. और उसके साथ जब मैं जोड़ के ये देखता हूं, दूसरी बात, जो हम गेज की बात करें तो वारिस शाह वैसे तो मेल हैं, लेकिन बड़े लोग ये कहते हैं कि ये एक्चुअली किस्सा औरत की नुक्ता निगाह से लिखा गया है. ये एक उसके अंदर एक डिस्टिंक्शन, नजम हुसैन सैयद ने, पंजाब के सबसे बड़े दानिश्वर हैं, लाहौर में रहते हैं, उनकी ये एक बात है जो मुझे लगता है कि उस टेक्स्ट को पढ़ते हुए और निखरती जाती है. उसमें अंदर एक बात बड़ी साफ होती है कि रांझा इफेमिनेट है लगभग हीर के सामने, मुकाबिल उसके. हीर मैस्कुलिन है, वॉरियर की तरह है. उसके जो हुस्न का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर तलवार 4 बार आता है कि उसको कोई मर्द झेल नहीं पाता है. तो आपके अंदर एक ये भी उत्सुकता पैदा हो जाती है कि फिर इसका आशिक कौन होगा, कैसा होगा वो जिसको ये पसंद करेगी. ये पहली बार है कि इतने सेलिब्रेशन है. और रांझे का जो तब तक का कैरेक्टर है वो ये है कि उसको अगर आप हाथ लगाइए तो उसके ऊपर दाग पड़ जाता है, जैसे हम औरतों को डिस्क्राइब करते हैं. उसका जो नाम है वो है तीदो. तीदो बनता है जो धी से हो, जो बेटी जैसा हो बेसिकली. तो तीदो रांझा है, रांझा उसका सरनेम है. और वहां से, और उसको ना उसको खेती करनी आती है. अब
पंजाबी जाट के बेटे को खेती ना करनी आए, ये उसके सतरैन होने की सबसे बड़ी निशानी है, और नहीं मामले कि उसका शरीर कैसा है, कि कैसा भी हो, ये आदमी पुरुष कहलाने के लायक नहीं है, इसको खेती नहीं करनी आ रही है, और वो छोड़ छाड़ देता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ट्रैवल किया है गेज का जो रिवर्सल है, और उसका एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में नॉर्मेटिव एक बन गया है वो, कि आप सीता को, डिस्कशन ये चल रहा है कि नहीं सीता उसकी नायक हैं, ये लंबा चलता है। और मुझे सिर्फ एक बार ये ख्याल आता है कि जब नक्सल पोइट्री शुरू होती है तो उसके अंदर आर्म्ड स्ट्रगल का एक मसला है, शुरू में एक बड़ा जोशीला लहू से भीगा हुआ एक पूरा माहौल उनको खड़ा करना है। तो पहली बार है कि पंजाबी साहित्य में रांझे की बेकदरी होनी शुरू होती है, और उसके मुकाबिल मिर्जे को, जिसके पास तलवार है, बहुत तेज गाम घोड़ी है, और जो उठा के ले आता है, उसके सेलिब्रेशन का एक बनना शुरू होता है कि हमें ये चाहिए। एंड आई समहाउ फाइंड कि ये एक अलग लिहाज से ग्रीन रेवोल्यूशन के ऑनसेट के साथ भी जुड़ता है 1966, और 67 में बंगाल में नक्सलबाड़ी भी होता है। पंजाब के अंदर ये इस तरह से भी ये जो गेज का और मेल का और ये जो फीमेल का ये जो मसला है, इसको मेरा ख्याल है कि अगर हम इसकी एक लिबिडिनल इकोनॉमी भी मान सकते हैं, इसकी एक स्टेजिंग भी जो है, और खास तौर से मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिक्स के अंदर इसने इस किस्म की कुछ एंड्योरिंग ट्रोप्स भी दी हैं, जहां तक कि हमें लाना चाहिए। मतलब यहां से शुरुआत हुई है, मुझे ये कुछ बातें सूझी, मुझे लगा मैं पंजाब की तरफ से इतना कंट्रीब्यूट कर दूं। आपने बंगाल का जिक्र किया था, इसलिए थैंक यू। मुझे जो बात याद आती है, मुझे मिर्जा कामरान का जिक्र याद आता है हुमायूं के विज़ावी। तो जब बात होती है, हुमायूं ऑफ कोर्स जीत जाता है, ही बिकम्स द बादशाह, लेकिन मिर्जा कामरान इज द वन हु इज द जवाब मर्द, हु इज डिस्क्राइब्ड एज जवाब मर्द। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द प्राइमरी सोर्सेज, क्योंकि हुमायूं जो है वो कुम्हला जाता है, तो जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो जाकर के एक सोल्जर की गोद में सो जाता है, वो थक गया है। हाँ, वेयरएज कामरान को जब सजा मिलती है, उसकी आंखें निकाली जाती है, तो वो रोता नहीं है, वो तो एक तरह से जो जवां मर्दी का कॉन्सेप्ट जो हमें पर्शियन तारीख सोर्सेज में देखने को मिलता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, उसमें वो मैस्कुलिनिटी जो है वो बहुत एडमिरेबल, जो एथिकल जो टेक्स्ट है, तो कई बार मुझे लगता है कि शायद वो इट्स such texts also associate masculinity को एक एथिक की नैतिकता क्या है, एक आदमी का बर्ताव नैतिक रूप से ऐसा होना चाहिए। हुमायूं बादशाह तो बन जाता है, उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं उस लिहाज से, लेकिन जो वो टेक्स्ट है आफ्ताबची का, उसमें वो जिस तरह से मिर्जा कामरान को डिस्क्राइब करता है, ऐसा लगता है कि वो विश कर रहा है कि काश मिर्जा कामरान बादशाह बन गया होता, हुमायूं बादशाह शायद नहीं बना होता। बहुत ही खूबसूरत काम है इस पे अली अनुशहर का, और मुझे होप है कि हम और मैस्कुलिनिटी पे बात करें, क्योंकि दैट्स समथिंग हम छोड़ जाते हैं। हम फेमिनिटी की बात तो करते हैं, पर मैस्कुलिनिटी और कितनी वो भी कितनी बारीकियां उसमें है, जैसे आपने बोला सुमेल, आई थिंक दैट्स समथिंग हमें उस पे बात करनी चाहिए, मुझे लगता है। एक साल में सेक्सुअलिटी पे एक ही वर्कशॉप हो सकता है। दूसरा जल्दी कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से निकाल दिया आप नाम भी बता दीजिए। जी, मंथन हूँ, JRF फ्रॉम IIT दिल्ली। मुझे रुचिका मैम से सवाल पूछना था कि जो आपने कहा था देवदासी वगैरह, इन सारे शब्दों को कॉलोनियल एरा ने एक मतलब दे दिया। सो इन मराठी लिटरेचर रांड ये जो शब्द है, टिल 17th century इट्स यूज्ड फॉर जनरली वुमेन, फ्रॉम 17 to around 19th century it was used mainly for विधवा, एंड देन अल्टीमेटली जैसे ऑल ओवर द इंडिया वो गाली हो गई, सो बाद में वो गाली भी हो गई। सो व्हाट आई वांट टू आस्क राइट नाउ कि अभी भी रूरल इंडिया, रूरल महाराष्ट्र में विधवा इज अ हाई क्लास सोसाइटी वर्ड फॉर देम, सो दे समटाइम यूज दिस रांड वर्ड। जब अर्बन एरिया में आके दे यूज दैट वर्ड, पीपल गेट ऑफेंडेड। सो आई वांट टू आस्क लाइक हाउ, क्या हमें उन्हें ये विधवा शब्द सिखाना चाहिए, और हाउ दिस colonial thing changed the meanings of word or vocabulary of the India, and that way I also want to ask कि जो हमारी women based गालियाँ है इंडिया में भी अभी, does that have any colonial root in it, like most of the English गालियाँ भी women based वगैरह है, so that way I want to ask.
जो औरतों पे बेस्ड गालियां हम नॉर्थ इंडिया में यूज करते हैं वो अक्सर फारसी से बेस्ड होती है, बाय द वे, अगर आपको मतलब यू नो एंड आई थिंक नेहा के प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से बात तो रखी कि वो जो शब्द हैं शायद उन शब्दों से ज्यादा उनका जो वैल्यू जजमेंट है वो दिक्कत भरा है। मैं बताना चाहूंगी जब 2011 में एक स्लट वॉक करके ऑर्गेनाइज किया गया था, तो मुझे याद है मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने उसको इंडिया में ऑर्गेनाइज किया था, तो मुझे एक दोस्त का मैसेज आया कि तुम तो प्रोफेसर हो कॉलेज की, तुम ऐसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में होके ऐसे स्लट वॉक में क्यों जा रही हो। तो मुझे लगा कि अब वही बात थी कि जब आप एक शब्द को रिक्लेम करते हैं तो आप उसका शब्द का मतलब क्या है, आप उसका ये अभिप्राय नहीं होता, आपका मतलब होता है कि उस शब्द से शर्म को निकालने से, नेहा ने बहुत अच्छे से बताया कि हम उसके शर्म को निकालना चाहते हैं। तो जो मैंने अपने पेपर में कहा, यहाँ पर मैंने ये कहा कि देवदासी का एक अपना इतिहास है, गणिकाओं का अपना इतिहास है, तवायफों की अपनी हिस्ट्री है, ना केवल हिस्ट्री वो जिस क्षेत्र से आती है या जो उन पे स्रोत लिखे गए हैं, अगर आप उन सब के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर देंगे तो मेरे लिए जो एक ऐतिहासिक अपराध ये होगा कि आप उनका इतिहास ही मिटा दे रहे हैं। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप उनको सेक्स वर्कर बोले या नहीं बोले, क्योंकि सेक्स वर्कर वो हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। आप उनको सेक्स वर्कर में डिफाइन करके उनके इतिहास का एक हिस्सा हमारे लिए गायब कर रहे हैं। आप हमें एक तरफ सोचने को मजबूर कर रहे हैं, हमें एक ही शब्द में तीनों को बांध करके। देवदासियों का जो पूरा इतिहास है, जो द फैक्ट कि हम अक्सर बोलते हैं कि कर्नाटिक म्यूजिक का बहुत सा हिस्सा, भरतनाट्यम का जो नृत्य है, भरतनाट्यम नृत्य को आगे तक अब तक चलाने वाला जो श्रेय हम देते हैं देवदासी को, अगर हम उनको सिर्फ नॉच गर्ल बोल दें तो देवदासी के बारे में हम जानेंगे ही नहीं इसका मतलब। तो मेरी दिक्कत ये है, जहां तक आपने जो बात करी कि जो शब्द रांड आप बोल रहे हैं विधवा, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी से भी भाषा से कोई शब्द छीनना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो शब्द का जो मतलब बना है वो भी एक ऐतिहासिक जर्नी से गुजरा होगा, तो वो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरे फादर जब हरियाणा गए तो उनको किसी ने बोला कि तुम्हारा बुढ़ा आ रहा है, एंड हरियाणा में बुढ़ा बाप को बोला जाता है, फादर इज कॉल्ड, एंड एंड अदरवाइज हम लोग जहाँ पे आप और तुम की हायरार्की रखते हैं, वहां पर अगर हम एक क्षेत्र में सुनते हैं कि वहां पर तू ही है, अगर आप हम उम्र हैं तब भी तू है, आप बड़े उम्र के हैं तब भी तू है, आप छोटे हैं तब भी तू है, उनको बहुत बुरा लगा। और मुझे ये लगता है कि तो क्या हम उनको चेंज करें या हम उसको सीख लें, ये आई थिंक मेरे लिए जवाब नहीं है। मेरे लिए जवाब है कि हम विभिन्नताओं को समझें और ये जाने कि शायद एक संस्कृति में जो गाली हो सकती है किसी और संस्कृति में उसका शब्द का एक और मतलब हो सकता है। शायद मैं यही कहना चाहूंगी। सर आज बजने में 1 या 2 मिनट बाकी है, तो सर खत्म भी कर सकते हैं इसको। तो ठीक है, धन्यवाद आप सबका। और चाय है शायद बाहर, क्या चाय है? हाँ, सहिष्णु धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। The courtesy is usually to have a list of people to thank, but let's not do that maybe. I've always wondered about the phrase vote of thanks, धन्यवाद ज्ञापन। कहाँ से आता है ये vote or a motion of thanks? यहाँ पे भी colonialism है। Can you hear me? Okay. Like a vote of thanks or a motion of thanks. अब कुछ event के अंत में we keep thanking. We have been thanking our speakers after they come down from the podium. हम बोलते हैं कितना अच्छा बोले आपने, thank you very much. लेकिन ऐसे फॉर्मली क्यों बोलते हैं? वोट क्यों, मोशन क्यों? ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली का है। तो मैं थोड़ा इतिहास देखने लगा कि ये कहाँ से आया। It turns out that in the British Parliament, the government would be opened by the King's speech, where he sets down the agenda, and then the President of the Assembly or the other members would offer a vote of thanks or a motion of thanks, by which they started debating the government duties. So that is a motion of thanks. Now, of course, I do want to thank all of you. After all this. Yeah, but I'm conflicted on the word vote or motion. हमारे यहाँ अगर इसको ज्ञान यज्ञ के रूप में देखा जाए, हमारे यहाँ यज्ञ के अंत में समर्पण होता है फल का,
सो सत्र समर्पण कर सकते हैं. सो आई प्रपोज कि अब से विचार गोष्ठियों के अंत में हम इसको धन्यवाद ज्ञापन न कह के सत्र समर्पण कहें. सत्र समर्पण. फल के साथ अब अगर ज्ञान फल है, चाय के साथ. हाँ चाय भी, वो भी है, वो भी है. सुनेंगे नहीं आज, बोलो. यज्ञ के अंत में कहा जाता है नारायणाय समर्पयामि, ईश्वर के उद्देश्य में. So this is not a religious venue. The whole point being that we dedicate the fruits of whatever we are doing to a higher purpose. एक विराट पुरुष में, एक सामाजिक अर्थ में. A collective, a greater good that is not at the expense of the individual. Individual good भी हो. There is a very used phrase in India, bahujana hitaya bahujana sukhaya. So unto that end, I would like to do a samarpan of this satra. So it helps all of us. And now the customary thanks to our university authorities, the Vice Chancellor and the Registrar Nitin Malik, who helped open the session, to our honored inaugural speaker, Professor Radha Vallabh Tripathi, Professor Naman Ahuja, Professor Brahma Prakash, Dr. Neha Bhatt, and all the speakers. It's a huge list. I don't really want to go through the mechanical list. I feel it devalues you. But more importantly, I want to thank our director, Professor Abhay Kumar Dubey, for whose vision we are all here. Without his vision, we would not be here. To our speakers, to our participants, to our fellows, specifically Shahid, who has truly fought many bureaucratic battles to make sure we are here today. Yes. In a very short time. In a very short time. He's a man I deeply admire and respect. Yes. Very short. Yes. And a special vote of thanks to our convener, Dr. Ajay Kumar Yadav, who has been through a lot of work, drafting, revising, and relentlessly to bring this workshop to a fruitful end. And where is Prince? Disappeared. Well, he works with us, and he's the invisible pillar of support without whom we can't work. And आप सभी को भी thank you. शांति शांति शांति.